Welcome back, students, in my YouTube channel Economic Amazon. We are studying chapter 10, Government Budget. Two parts of this chapter is already completed. This is the third part of this chapter. In this part, we will study about the budget expenditure. In the last part, we discuss about budget receipts. तो इस पार्ट में हम बजट के जो एक्सपेंडिचर साइड्स हैं उन दोनों साइड्स को देखेंगे डिटेल में. देन वी विल चेक द डेफिसिट बजट का देखेंगे एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक इट एंड प्रेस द आइकन बटन. सो लेट्स स्टडी बजट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. अगर आपके पास रेवेन्यू आया, इनकम हुई है, तो कहीं ना कहीं खर्च होगा. अगर खर्चा ज़्यादा होता है, रेवेन्यू से पैसा कम कमाया, देन डेफिसिट. अगर खर्चा कम है और पैसा ज़्यादा है, देन इट इज सरप्लस. सो लेट्स स्टडी बजट एक्सपेंडिचर. रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर, जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है वहाँ गवर्नमेंट ने जो टोटल खर्चा किया, इट इज़ नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. लाइक बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ब्रॉडली classified in two categories: revenue expenditure then capital expenditure. अब revenue expenditure और capital expenditure क्या है? जैसे revenue receipts और capital receipts है, there are criteria for both the two. First, revenue expenditure. Revenue expenditure of the government is that expenditure which shows the following two characteristics. तो यहाँ भी दो characteristics है revenue expenditure में. जैसा कि आपने पढ़ा था कि रिसिट्स में कैरेक्टरिस्ट है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्ट है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. बाय द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स. भी जब भी गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो वहाँ कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है. इट मीन्स, अगर मैं जनरल आपको बस समझाऊँ कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? टू कलेक्ट द रेवेन्यू. इनकम टैक्स कलेक्ट करना. बट जो टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है उसी में से उनको सैलरी पे होता है, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट. अब टोटल टैक्स कलेक्टेड, उसमें से माइनस जो सैलरी जो खर्चे हुए हैं गवर्नमेंट के, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज ओनली अ सिंगल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन. ओल्ड एज जो पेंशन है गवर्नमेंट का, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज बाय ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ओल्ड एज पेंशन डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. सैलरीज एंड स्कॉलरशिप्स आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो स्कॉलरशिप है या सैलरीज हैं, ये सब चीज़ें यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट होंगी, बिकॉज दिस डज नॉट लीड टू एनी टाइप्स ऑफ असेट्स फॉर्मेशन. क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई असेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट आता है, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. जो सेकेंड कैरेक्टरिस्ट है कि बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटीज रिड्यूस नहीं होती है. एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विद द नेचुरल कैलेमिटीज like flood, earthquake does not reduce financial liabilities of the central government. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी ये सारी चीज़ें भी. कोई लाइबिलिटीज़ का मतलब जिम्मेदारी या कोई उधार चुकाना. अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन शॉर्ट, अगर आप इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करके जाते हैं तो आपके पास एक ही डेफिनेशन तैयार हो जाती है. बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ कवर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच डज नॉट क्रिएट असेट्स और कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटीज. तो जैसे ही आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइंड इट बाय शोइंग बोथ दिस कैरेक्टरिस्ट. दोनों कैरेक्टरिस्ट को आप एक साथ ले लें और यहाँ ये आपका डेफिनेशन जो है पूरा हो जाता है. अब नेक्स्ट अपने पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले देख लेते हैं. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इंपॉर्टेंट आइटम क्या है? पहला, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट. थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेज. ये सभी गवर्नमेंट के खर्चे हैं जिससे कि गवर्नमेंट के पास कोई भी असेट्स क्रिएट नहीं होगा. तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट. वेज बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेज. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर.
कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट ऑपोजिट, इट हैव अनदर टू कैरेक्टरिस्ट। फर्स्ट है इट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट है, यहाँ पे असेट्स गवर्नमेंट के लिए क्रिएट होते हैं। इक्विटी और द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक एंड द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट में बी साइटेड एज एग्जाम्पल। जब भी गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर हैं वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को या प्राइवेट ओनर को सेल करती है तो गवर्नमेंट के पास जरूर पैसा आता है वहाँ पे, तो ये असेट्स क्रिएट करने वाली बात होती है। खरीदेगी तो असेट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो शेयर जो इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन परचेज्ड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने खरीदा है तो असेट्स क्रिएट होंगे, अगर बेचा है तो पैसा आएगा तो वो रेवेन्यू वाले कैपिटल रिसिट्स में चला जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के शेयर खरीदे तो वो असेट्स क्रिएट करता है गवर्नमेंट का, एंड इट विल इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इट कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन्स सर्टेनली रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा रीपेमेंट ऑफ लोन है, लोन गवर्नमेंट लिया है उसको चुका दिया है, then it will reduce the liability, so it will also include in capital expenditure side. Accordingly this is to be treated as capital expenditure, क्योंकि लोन चुका है, पैसा गया है, तो खर्चा हुआ है वो यहाँ इंक्लूड होगा। तो आपको ये बारीकी से याद रखना है कौन सा साइड क्या होगा विद देयर कैरेक्टरिस्ट। अगेन कम विद अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप दोनों कैरेक्टरिस्ट को कंबाइन कर दें तो आपके पास ये डेफिनेशन तैयार होगा। लेट मी रीड इट। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द capital expenditure refer to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which creates assets or causes a reduction in liabilities। तो दोनों कैरेक्टरिस्ट को आपको मिला देना है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफाइन हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर, वो कौन कौन से? फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। थर्ड, परचेज ऑफ शेयर। नंबर 4, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशंस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोबारा रीड कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, थर्ड परचेज ऑफ शेयर, नंबर 4 लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। तो ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में इंक्लूड होने वाले हैं, यू शुड रिमेंबर। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एज बाय देयर नेम इट इज क्लियर, जो प्लान एक्सपेंडिचर है इट इज ऑलरेडी प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पहले से प्लानिंग करके वो खर्चा किया है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक आने वाले खर्चे सडनली। फॉर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, एट योर होम व्हेन यू मेक योर फैमिली बजट, तो आप उसमें आपकी ग्रोसरी, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्कूल फीस, ये सभी को प्लान कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट प्लान sudden expenditure just like if the one of the member of your family fall sick, तो उसके ट्रीटमेंट पे जो खर्चा होने वाला है, यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ प्लानिंग अबाउट इट। तो इसके बारे में आप कोई प्लानिंग नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सडनली होता है। तो बजट एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीजें शामिल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के टोटल बजट एक्सपेंडिचर बनता है। इट ऑल्सो क्लासिफाइड एज प्लान एंड नॉन प्लान। तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो इट इज अनदर क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट। फॉलोइंग इज द डिफरेंस, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान एक्सपेंडिचर जो आपके पास है, प्लान एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू स्पेसिफिक प्लान और प्रोग्राम ऑफ द डेवलपमेंट। कोई स्पेसिफिक प्लान प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया, उस पे होने वाला जो खर्चा है। एंड सेकंड है असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी मदद या लोन वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए, वो खर्चे यहाँ इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है कि इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट प्लान एक्सपेंडिचर देन इट मीन्स आपके पास यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। Second, non-plan expenditure, broadly all expenditure other than plan expenditure is classified as non-plan expenditure। तो देखो कितना सिंपल डेफिनेशन है कि प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी खर्चे बचते हैं उसको आपने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया है। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। और इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। लॉ एंड ऑर्डर पे
या डिफेंस पे खर्च होने वाला है, सब्सिडी पे जो खर्चा होता है उसको आप नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं। दोनों साइड का ही होगा, ये रेवेन्यू साइड का भी होगा और कैपिटल साइड का भी एक्सपेंडिचर इसमें शामिल होगा। दस वी कैन राइट, अब नाउ इट इज द टाइम टू लर्न द इक्वेशन। इक्वेशन के लिए यहाँ बॉक्स देख लेते हैं। डिड यू नो इट? In India, non-plan expenditure is the significant part of the total government expenditure. जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है इन इंडियन बजट, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बजट। वाई? क्यों? विच इज वाई फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री ऑफन रिमेन्स अ सीरियस चैलेंज, क्योंकि हमारे यहाँ बजट में डेफिसिट होता है। इट इज अ सीरियस चैलेंज बिफोर अवर गवर्नमेंट। दैट इज वाई जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है हमारे गवर्नमेंट के ज़्यादा हो जाते हैं। सब्सिडीज बहुत ज़्यादा दी जाती है। बाढ़, भूकंप, या जो डिफेंस के खर्चे हैं ये भी खूब सारे निकल के आते हैं नॉन प्लान। अचानक हमला हुआ बालाकोट पे, एयर स्ट्राइक करना पड़ा। मैनी मोर थिंग्स कैन बी cited as the good example. नाउ इक्वेशन बजट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर आप जोड़ दें। और बजट एक्सपेंडिचर को कैसे लिख सकते हैं? प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो बॉक्स में नोट डाउन, आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग to abolish the classification of budgetary expenditure as plan and non-plan expenditure. प्लानिंग कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, एबोलिशन ऑफ जो प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके नीति आयोग बनाया गया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि जो बजट का क्लासिफिकेशन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही हो। प्लान और नॉन प्लान वाला जो एक्सपेंडिचर वाला क्लासिफिकेशन है इसको भी एबोलिश कर दिया जाए, जैसे प्लानिंग कमीशन को 2015 में एबोलिश किया गया। यस, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट एट अ ग्लांस। एक ग्लांस में अगर आप बजट को देखेंगे, फ्लो चार्ट आपके सामने, बजट रिसीट साइड होता है, बजट एक्सपेंडिचर साइड होता है। बजट रिसीट में आपका रेवेन्यू रिसीट्स आते हैं, कैपिटल रिसीट्स आते हैं, और बजट रेवेन्यू रिसीट्स में आपके पास टैक्स और नॉन टैक्स दोनों आएगा रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स में रिकवरी, बोरोइंग और अदर जो हम पढ़ चुके हैं। और बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल साइड आएगा। और इनमें जो भी आपने जस्ट पढ़ा है, इट इज़ अ फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं और यू कैन रिमेंबर ईच एंड एवरी टर्म बाय दिस फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल है, जो भी आपने पढ़ा उसके एक्सपेंडिचर को देखना। डिफरेंस इन द मीनिंग, पहला तो इनकी मीनिंग में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इम्पैक्ट असेट्स लाइबिलिटी पे असर नहीं पड़ता है। अदर साइड कैपिटल जो एक्सपेंडिचर इसका असेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर सब्सिडी और लॉ ऑर्डर से रिलेटेड होता है। फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। इसका जीडीपी में डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ होता है, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। फिर सेकंड वाले में बी पार्ट आता है, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन पॉइंट्स टू द पॉवर्टी ऑफ द पीपल और बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ अवर इकोनॉमी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाई कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है बाय द गवर्नमेंट पॉइंट्स टू द लैक of private investment in the economy. Capital expenditure by the government is raised when the economy is suffering from deflationary gap. तो यहाँ पे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज रेज कब बढ़ाए जाते हैं? जब डिफ्लेशनरी गैप होता है, और इंडिया में तो जनरली डिफ्लेशनरी गैप होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑल टाइम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश करता है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप यहाँ भी लर्न कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाउ आर रेवेन्यू बजट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल बजट। जो रेवेन्यू बजट है वो कैपिटल बजट से डिफरेंस कैसे होता है? इसके डिफरेंसेस है चार, लेट मी रीड इट। फर्स्ट, रेवेन्यू बजट इंक्लूड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू जो बजट है उसमें आपके पास क्या इंक्लूड होता है? रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूड होती हैं। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड होती हैं। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ऑफ द जो गवर्नमेंट के साइड के। सेकंड आता है, रेवेन्यू बजट डज नॉट इम्पैक्ट असेट लाइबिलिटी। कैपिटल बजट का असेट्स और लाइबिलिटीज पे असर पड़ता है, इम्पैक्ट होता है। थर्ड, रेवेन्यू बजट फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द वे ऑफ डीबीटी, डेप्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब ये डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है। और कैपिटल जो बजट है ये फोकस जीडीपी ग्रोथ पे होता है।
फोर्थ आपके पास जो डिफरेंस आता है, हाई रेवेन्यू जो रिसीट्स है इन द रेवेन्यू बजट लीड्स टू द लो कैपिटल रिसीट्स। अगर गवर्नमेंट का टैक्सेशन वगैरह ये जो रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा है तो कैपिटल रिसीट्स कम हो गए। और दूसरा, हाई कैपिटल रिसीट्स आर ऑफन रिलेटेड टू द कंपल्शन ऑफ बोरिंग, बोरिंग के कारण हो जाती है। ठीक, तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट्स आएगा गवर्नमेंट को बोरिंग कम करना पड़ेगा, तो कैपिटल रिसीट्स कम हो जाते हैं। और कैपिटल रिसीट्स ज़्यादा कब होंगे? जब बोरिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तीन तरीके के देखो डेफिसिट हमने यहाँ पे, बजट डेफिसिट होगा, टोटल बजट पे रेवेन्यू डेफिसिट होगा, एंड फिस्कल डेफिसिट होगा, एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, तो यहाँ एक चीज छूट गई, कैपिटल डेफिसिट। कई बार कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर कैपिटल डेफिसिट क्यों नहीं आता है? कैपिटल जो साइड है वहाँ डेफिसिट हो नहीं सकता, बिकॉज वहाँ तो बोरिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो तो डेफिसिट को कवर करने के लिए बोरिंग होती है, तो बोरिंग साइड पे डेफिसिट कैसे होगा? व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट क्या है? व्हेन द एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू। बजट डेफिसिट, ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट, refer to the situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipts। सिंपल है। और it is the excess of total expenditure, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है जितना पैसा आपने कलेक्ट किया है, तो then it is called budget deficit। over and above the total receipts, revenue receipts and capital receipts दो साइड है of the government। so how can we write the budget deficit in a equation form? बजट डेफिसिट जो आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से इक्वेशन को आप लर्न करें। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से आप माइनस करें टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, तो आपके पास टोटल जो बजट डेफिसिट आ जाएगा। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे बीडी, मतलब बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बीई, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बीआर, बजट रेवेन्यू, जो टोटल आपका रिसीट्स है, टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। अब व्हेन बीई इज मोर देन बीआर, अगर बीई बजट जो एक्सपेंडिचर है बजट रिसीट से ज्यादा होगा तो वो आपके पास हमेशा डेफिसिट दिखाएगा। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, अब मेजरमेंट, हाउ कैन वी मेजर, जो डेफिसिट को कैसे मेजर किया जाता है? ऊपर अपने पास एक टाइप्स ऑफ बजट जो डेफिसिट थे वो एक पॉइंट अपने पास बॉक्स में रह गया है, इसको आप एक बार देख लें, ऑलरेडी इधर ये इंक्लूड होगा, यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन एनी टाइम। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट आता है विद रेफरेंस टू द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इंडिया देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। 3 तरीके के बजट डेफिसिट यहाँ पे होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, ये रेवेन्यू साइड में होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मतलब बजट डेफिसिट भी इसको बोला जाता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन टोटल रिसीट्स। प्राइमरी डेफिसिट, इट इज अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, जो बोरिंग किया जाता है उसका इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप निकाल देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट बच जाता है आपके पास। फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? सिंपल सा इक्वेशन है आपके पास, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में आप यहां से इसको लिख सकते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके? जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इससे क्या आपकी इकोनॉमी में कमियां नजर आने लगेंगी, इसको देखते हैं। implication से because of the revenue deficit the government may have to cut its expenditure on several welfare program। अगर रेवेन्यू साइड में डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट को कई सोशल जो वेलफेयर की स्कीम है वहां अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ता है इन द कंट्री। दिस लीड टू द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, जिससे सोशल वेलफेयर कम होता है। सेकंड आता है द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरिंग, बोरिंग के जरिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं। थर्ड आता है द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड टू डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कई बार डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बाय शेयरिंग हिज शेयर टू द प्राइवेट कंपनीज, को अपने शेयर बेच के भी इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे का इंतजाम करती है फॉर टू कवर द डेफिसिट्स। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट पेज, मे बी लॉस फॉर द फॉरेन कंपनी, जैसे या और उसकी लाइन दी हुई कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर्स में इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये कैसे होगा? जैसे गवर्नमेंट ने अपने शेयर प्राइवेट कंपनीज को या फॉरेन कंपनीज को सेल करना चालू किए इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका कंट्रोल हमारी इकोनॉमी पे बढ़ता जाता है। ठीक, 3 वेज ऑफ मैनेजिंग
रेवेन्यू डेफिसिट को 3 तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आप बॉक्स में देखते हैं भी जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कैसे कवर करेंगे। करेक्ट बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड कट इन एक्सपेंडिचर जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। नाउ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल बजट जो आपका डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे बताएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और टोटल जो रिसिट्स है अदर देन बोरिंग, बोरिंग के अलावा यहाँ है, ये चीज याद रखें, माइनस टोटल रिसिट्स अदर देन बोरिंग, क्योंकि बोरिंग तो डेफिसिट को कवर कर देंगे। इसमें रेवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल रिसिट्स आ जाएंगे। अदर देन बोरिंग पॉइंट टू बी नोटेड, बोरिंग इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। तो एफडी फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा? बीई माइनस बीआर अदर देन बोरिंग, ये पॉइंट लिखें। और ये डेफिसिट कब होंगे? व्हेन वैल्यू ऑफ बीई इज मोर देन बीआर। बीई मतलब बजट एक्सपेंडिचर, बीआर मतलब बजट रेवेन्यू या रिसिट्स। तो फिस्कल डेफिसिट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। ये लाइन आप याद रखें, जो बजट का जो डेफिसिट होता है ना इज इक्वल टू बोरिंग, क्योंकि जितना बजट हमेशा बैलेंस किया जाता है, गवर्नमेंट इंडिया में बजट को बैलेंस कर देता है वो बाय थ्रू द बोरिंग। तो जितना बोरिंग होगा उतना ही आपके पास फिस्कल डेफिसिट होगा। दो फिस्कल डेफिसिट की जो वैल्यू है वो बोरिंग के इक्वल आती है, बट जब आप प्राइमरी डेफिसिट निकालने जाते हैं तो बोरिंग में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटाया जाता है। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट आपके पास बॉक्स में दोबारा ये रिवाइज हो रहा है, आप यहां से भी इसको ले सकते हैं। तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? शोज द एस्टिमेटेड बोरिंग बाय द गवर्नमेंट टू कोप विद द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। ऑफन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के परसेंटेज में इसको बताया जाएगा। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके? देखो, जब आपको फिस्कल डेफिसिट होता है तो इसके इम्प्लीकेशंस इकोनॉमी पे क्या पड़ने वाले हैं? फर्स्ट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई बढ़ने लगी। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा उधार लेता है, बोरिंग करता है, दिस इज हाउ इट हैपन्स। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीजेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। पहला मनी सप्लाई बढ़ जाता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल, बढ़ता है उससे। प्रेसिडेंट इंक्रीज, जो प्रेसिस्टेंट इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल, जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, वो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को आगे बढ़ाएगा और ये एक विशियस सर्कल बढ़ जाता है। तो इट इज इम्प्लीकेशन फॉर फिस्कल डेफिसिट। सेकंड, नेशनल डेब्ट। जब गवर्नमेंट इस तरीके के डेफिसिट को पूरा करने के लिए उधार करती है, बोरिंग, देन इट विल क्रिएट नेशनल डेब्ट। फिस्कल डेफिसिट लीड टू द नेशनल डेब्ट। इट हिंडर जीडीपी ग्रोथ को ये गायब कर देता है, बिकॉज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज्ड अप टू पे द पास्ट डेब्ट्स। क्योंकि जो अपकमिंग ईयर का जो हमारा नेशनल इनकम होगा उसका एक हिस्सा इस उधार को चुकाने के लिए चला जाता है और इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो इट इज इम्प्लीकेशन। थर्ड अपने पास आता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी। और लगातार जब हमारे बजट में डेफिसिट बनते हैं तो इससे विशियस सर्कल क्रिएट होता है जो कि हमारे जीडीपी ग्रोथ को लो कर देता है। तो constantly high fiscal deficit lead to the situation where GDP growth remain low because of high fiscal deficit, and B जो है fiscal deficit remain high because of low GDP growth. So both are related. It is implication. Third, crowding out effect. What is the crowding out effect? आपने मनी और बैंकिंग में इसको पढ़ा था. High fiscal deficit lead to the crowding out effect. This is a situation when high borrowing by the government, जो गवर्नमेंट की हाई बोरिंग होती है owing to high fiscal deficit, reduce the availability of the fund फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर. जैसे गवर्नमेंट ने आरबीआई से जितना ज़्यादा लोन लिया, दिस विल रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी फॉर द प्राइवेट्स. दूसरे पब्लिक के लिए बोरिंग के लिए पैसा कम बचेगा. तो इट इज़ क्राउडिंग आउट इफेक्ट है कि अगर गवर्नमेंट ने खुद आरबीआई से काफ़ी सारा बोरिंग कर लिया है तो फिर वो पैसा बचेगा कहाँ? दूसरों के लिए. इट इज़ नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट. फिफ्थ नंबर आता है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटिबिलिटी. सिंपल है, बार बार अगर कोई सरकार उधार लेती है डेफिसिट को कवर करने के लिए, देन इट विल लॉस द क्रेडिटिबिलिटी. गवर्नमेंट की क्रेडिटिबिलिटी चली जाती है. अगर कोई आदमी बार बार उधार लेता है देन इन फ्यूचर लोग उसको उधार देने से कतराते हैं कि अरे ये तो बार बार उधार लेता है. देन
तो इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीकेशन। या गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग कहीं ना कहीं कम होती है। वर्ल्ड में अगर आईएमएफ से लोन लिया है तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे इंडिया की क्रेडिटेबिलिटी कम होती है। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस of fiscal deficit. Now primary deficit. Primary deficit is the difference between fiscal deficit and interest payment. मैंने आपको पहले बताया था प्राइमरी डेफिसिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट आपको माइनस करना है। मैंने ये भी बताया था फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, तो वो जो बोरिंग है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड है। बट इफ यू नीड टू फाइंड द प्राइमरी डेफिसिट देन जस्ट सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दें या टोटल बोरिंग में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का वैल्यू टोटल बोरिंग के बराबर आता है। सो प्राइमरी डेफिसिट भी क्लियर है, आप सिर्फ इस इक्वेशन से इसको याद रख सकते हैं। लेट मी रीड, छोड़ पैराग्राफ दिया हुआ है। वाइल फिजिकल डेफिसिट शोज द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट में आपका बोरिंग प्लस इंटरेस्ट पेमेंट शामिल होता है। लोन्स प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट मतलब ये उन बोरिंग को बताता है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं ऐड है। What are the implications of primary deficits के implications क्या है? Implication of primary deficits are similar to those of fiscal deficit. The only difference is that primary deficit does not carry the load of interest payment. तो implications क्या होंगे? फिजिकल डेफिसिट्स वाले होंगे इसके सेम, बस इतना सा फर्क है कि प्राइमरी डेफिसिट डू नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टर्म? यहाँ एक टेबल दिया गया है, यू कैन स्टडी द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इट इज द पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी, यू कैन स्टडी देम एनी टाइम बाय पॉजिंग योर स्क्रीन। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दिया है। इट इज़ द रिविजन एंड इट इज़ योर टर्न टू रीड इट। आप स्क्रीन को पॉज करके इनको पढ़ते जाएं, देन इट विल क्लियर। यू कैन मेक योर नोट्स फ्रॉम हियर ऑल्सो। नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन। एक इलिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लेते हैं, एक एग्जांपल है आपके पास, एन इलिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स है। ऑल द टर्म्स आर गिवन हियर। यहाँ टोटल आपके पास एक टर्म दिए गए हैं, रेवेन्यू रिसीट्स दिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, कैपिटल रिसीट्स दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल रिसीट्स कैसे निकालेंगे? 1+3। अब टोटल रिसीट्स निकालने हैं तो आपको कैसे निकालेंगे? 1+3 करेंगे, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स जोड़ दें और कैपिटल रिसीट जुड़ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो 2+3, आप यहाँ देख पा रहे हैं 2+3 किया है। 2+3 मतलब ये और ये आपको जोड़ना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको जोड़ना है 2+4, और रिसीट्स के लिए 1+3 करना है। नंबर 7 दिया है रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसीट्स। नंबर 8 बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ऑल द टर्म्स आर गिविंग सेपरेटली। अब आप इससे क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट है तो डायरेक्ट आप यहाँ टेबल से निकाल सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। सेकंड फिजिकल जो डेफिसिट है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स पर रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट्स। क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? रिकवरी ऑफ लोन, और अदर रिसीट्स जो आएंगी वो यहाँ जोड़ के आपको कैपिटल रिसीट्स निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप माइनस करेंगे ऊपर टेबल में से डिजिट्स। आई होप दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू सबट्रैक्ट द डिजिट। फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा आपके पास बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। तो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज जो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिया गया, ये डायरेक्टली आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? टोटल फिजिकल डेफिसिट के बराबर हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना है फिजिकल डेफिसिट में से। इंटरेस्ट पेमेंट आपको दिया हुआ है 5,87,570। सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज अगर आपने एक बार इनको समझ लिया। नाउ बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट क्या होता है? ये लास्ट पार्ट, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बैलेंस बजट व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है देन इट इज कॉल्ड बैलेंस बजट, नथिंग एल्स। दोनों साइड बराबर होंगे, आमदनी 98, खर्चा भी 98, तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे बैलेंस बजट के? फर्स्ट है द गवर्नमेंट डज नॉट
इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट किसी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं होगी। दूसरा, बैलेंस बजट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी की बनी रहती है अगर बजट बैलेंस होगा, डेफिसिट नहीं होंगे। इट सिग्नल्स फिस्कल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, इसका मतलब फिस्कल डिसिप्लिन चल रहा है, रेवेन्यू और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर साइड बराबर है। शॉर्टकमिंग ऑफ डिमेरिट्स, इसके डिमेरिट्स क्या होंगे? बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बैलेंस जो बजट है डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे या पॉवर्टी जैसी अगर प्रॉब्लम है अपने देश में, तो बैलेंस बजट इसका सॉल्यूशन नहीं है। टू कोप विद द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी गवर्नमेंट शुड मेक द डेफिसिट बजट। तो इंडिया में डेफिसिट बजट बनने का कारण यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम सामने आती हैं। सेकेंड पॉइंट है, बैलेंस बजट इज नॉट कंडक्टिव टू द ग्रोथ इन लेस डेवलप कंट्रीज। अगर लेस डेवलप कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया यहाँ पे बैलेंस बजट बनाया जाता है, देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस बैलेंस बजट इन लेस डेवलप कंट्रीज, बिकॉज हियर वी नीड टू मेक द फास्टर ग्रोथ। फास्टर ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं। सो लेस डेवलप कंट्रीज में मोस्टली डेफिसिट वाले बजट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास निकल के आता है unbalanced budget. What do we mean by unbalanced budget? Simple, when the expenditure are more than your receipts. जब आपके पास बजट साइड में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट जो रेवेन्यू है आपके पास वो कम होता है। अनबैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। तो इट इज सिंपल। और थर्ड जो आता है सरप्लस बजट, व्हेन एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास ज़्यादा नहीं है, रेवेन्यू ज़्यादा है। दिस इज द बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट में गवर्नमेंट का रिसीट जो साइड है, आने वाला पैसा ज़्यादा होता है खर्चे से। देन सरप्लस बजट इज इक्वल टू क्या होगा? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट ने 100 रुपये का रिसीट एस्टिमेट किया और खर्चा सिर्फ 80 रुपीज़ का हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 इज मोर देन 80, ऐसा इक्वेशन है। बट इट इज़ नॉट जनरली सीन इन एनी कंट्री, ज़्यादातर देशों में ऐसा नहीं देखा जाता है। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सरप्लस बजट। अब मेरिट क्या है आपके सरप्लस बजट के? सरप्लस जो बजट है इज डिजायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस एडी। अगर एक्सेस एडी के कारण आप इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देन सरप्लस बजट गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है मनी सप्लाई को क्रब करने के लिए। जो सरप्लस बजट प्लग्स द इन्फ्लेशनरी गैप को ही खत्म करेगा, गैप बाय लोअरिंग द एग्रीगेट डिमांड को लोअर करता है। एडी इज लोअर्ड ऑन अकाउंट, एडी को लोअर करने के लिए फर्स्ट जो ये पॉइंट है, राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने लगती है, सब्सिडी कम कर सकती है। एंड फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा तरीका है गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर दे। डिमेरिट्स में अपने पास आ जाता है, as surplus budget tend to lower the level of aggregate demand in economy. It is not desired during period of डिप्रेशंस। जब डिप्रेशन होता है, मंदी का दौर आता है, तो वहाँ सरप्लस बजट कभी भी नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत होती है। सो इट विल इंक्लूडेड इन डिमेरिट्स। If surplus budget policy is constantly pursued by the government, AD may reduce to the level that causes unemployment. तो AD इतना कम हो जाता है कि वो unemployment को लीड करने लगता है। The economy may be driven into the low level equilibrium trap, और इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आके फंस जाती है। सो इट इज़ अ डिमेरिट ऑफ सरप्लस बजट। थर्ड है डेफिसिट बजट। दिस इज द बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। तो डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं इनकम से। डेफिसिट जो बजट है वो कब आएगा? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स है। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। मेरिट एंड डिमेरिट्स है, इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। मेरिट्स, कीन्स जो थे प्रोफेसर रिकमेंडेड डेफिसिट बजट एज द की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। जब मंदी का दौर आता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट शुड मेक डेफिसिट बजट इन ऑर्डर टू कोप विद दिस डिप्रेशन।
तो ये प्रोफेसर कीन की थ्योरी के कारण है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है उस सिचुएशन से आगे आके फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, डिप्रेशन इज दैट फेज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो ओइंग टू द लो लेवल ऑफ एडी। क्योंकि जब एडी का लेवल लो हो जाता है तो वो इकोनॉमी नीचे की तरफ स्लिप होती है, उसको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट को डेफिसिट बजट बनाना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे 2 लाइन और है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, अंडर एम्प्लॉयमेंट बिकम अ नेशनल प्रॉब्लम है इंडिया जैसे कंट्री में। डेफिसिट बजट रेज द लेवल ऑफ एडी इनटू 2 वेज से ही काम करेगा। ए, डायरेक्ट बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड, इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए डेफिसिट बजट बनाने के लिए, या फिर पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो किसी न किसी तरीके से बढ़े। What are the demerits of deficit budget? Deficit budget is not desired during the period of inflation. जब इन्फ्लेशन होते है then deficit budget डिजायर्ड नहीं होता है। इट इज अ पीरियड व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पे लगा होता है। डेफिसिट बजट इन सच सिचुएशन वुड फर्दर इंक्रीज द गल्फ बिटवीन AD एंड AS। अगर इस कंडीशन में डेफिसिट बजट बनाया जाता है तो और ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच का गल्फ बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशनरी गैप वुड राइज एंड वेज प्राइस स्पाइरल जो आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में वो क्रिएट होने लगते हैं। This is the end of this chapter. Hope student you are enjoying online study. Thank you very much for watching me online. We will see in next video with the new chapter. Till then, bye bye. Okay.